नमस्कार सभी विद्यार्थी, ध्यान दें कि जो आप लोगों को टॉपिक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेके चल रहे थे, कल आप लोगों को हमने जिक्र किया था काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक। और उस काइंड्स ऑफ वर्ब में हमने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बाकी सारी वर्ब के काइंड्स आपको बताए थे इन डिटेल में, ठीक। आज आप लोगों को हम कुछ वर्ब सिखाने चल रहे हैं। आप लोग उनको सीखिए, जानिए और याद करिए, ठीक। अगर ये सारी चीजें आप पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को आगे यूजेस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोगों को बताया भी कि आप लोग वीडियो देखिए, कॉपी में नोट जरूर करिए। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। बाकी सारी चीजें किताब में दिया गया, लेकिन टीचर जिस तरीके से बताता है उसको आपका वो पैटर्न आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब में देखिए, जो बेसिकली जिक्र करने चल रहे हैं वो तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब का है, ठीक, और इनट्रांजिटिव वर्ब का है। तो कल आप लोगों को डेफिनेशन हमने बताया था, ठीक। एक एक डेफिनेशन हमने बताया था। ए विथ ऑब्जेक्ट होता है और ए क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है इनट्रांजिटिव में। पहली पहचान आपकी है। और एक डिफिनेशन हमने लिखा था। अब देखिए दूसरी डिफिनेशन हम इसी को डिफाइन करते हैं, हम सेकंड डिफिनेशन। हमने कहा पहला डिफिनेशन हमारी क्या है, द वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट, एट लीस्ट एन ऑब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो और एक से अधिक हो सकता है। और द वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम डिफिनेशन लिखते हैं, हम कहते हैं द वर्ब which affects its subject and object both is called ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट को प्रभावित करती हो, ऑब्जेक्ट को प्रभावित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, राम ईट्स एन एप्पल। देखिए एक ऑब्जेक्ट है आपका और ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। हमने लिखा शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक। देखिए दो ऑब्जेक्ट हो गया, मी भी हो गया और एक बुक भी हो गया। ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है। ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब दो में से एक ही रहेगा तो हम केवल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं। ऑफन पहचान क्या होती है, जो लिविंग बीइंग होता है और इनडायरेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग बीइंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां पर क्या है, ईट जो क्रिया है ना, खाने की क्रिया, वो एप्पल पर भी इफेक्ट डालती है, राम पर भी इफेक्ट डालती है, इसलिए कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। ऐसे आपका मी आपका है। अब देखिए गेव क्या है, एक क्रिया देखिए यहां पर भी इफेक्ट डाली, यहां पर भी इफेक्ट डाली और इस पर भी इफेक्ट डाली, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। मतलब जब क्रिया का प्रभाव दोनों कर्ता और कर्म दोनों पर पड़े तो वह क्रिया आपकी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है, हमने लिविंग बीइंग बताया, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं। जैसे हमने कहा लायन किल्ड अ मैन, अब मैन यहां पर क्या है, वो उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पर डाल रहा है, मैन के ऊपर डाल रहा है, और चूंकि अकेले ही इसलिए हम केवल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। लेकिन ऐसी जनरली पहचान में आप इतना समझ लीजिएगा कि हम
लिविंग बीइंग को इनडायरेक्ट और नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शी गेव अ बुक टू मी। अब समझ में आ गया? चलिए, ये आपका रिलेटेड था किससे? ट्रांजिटिव वर्ब से। अगली हमारी क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया। देखिए, दूसरा एग्जांपल हम आपको बताने चल रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब की भी डिफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए। इनट्रांजिटिव वर्ब में हमने कहा था द वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, अथवा अब यहीं पर हम कहते हैं द वर्ब which affects its subject but not its object is called intransitive verb। इसे intransitive verb बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा, ठीक, हमने लिखा दे रन, मतलब वो है दौड़े, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दे रन क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और यहीं पर हमने लिखा दे, क्या हो गया? स्विम। ठीक है, आपका क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। आया समझ में? जैसे लिखा गया ही वेंट होम, अब कहने के लिए ही वेंट होम हो गया। अब देखिए क्या, ही वेंट होम, होम ऑब्जेक्ट तो लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि इसका क्या होता है? ही वेंट टू होम होता है। देखिए, टू छिपा हुआ है, ए प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब वेंट का, इसलिए ए सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ए आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखिए क्या है रूल, अगर आप पढ़ेंगे बुक को तो वहां पर मिलता है कि कोई भी क्रिया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू यूज उसे हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में चेंज करते हैं। इसलिए किसी भी सेंटेंस में आप यह कह सकते हैं दिस वर्ब इज यूज्ड एज ट्रांजिटिवली एंड दिस इज नॉन ट्रांजिटिवली, मतलब इसको इनट्रांजिटिवली हो गया और एक क्या है? ट्रांजिटिवली, मतलब एक सकर्मक के रूप में यूज की गई है और एक अकर्मक के रूप में यूज की गई है। लेकिन वो कहां पर हम बता पाएंगे? जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो। ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड। अगला जो वर्ब है हमारा, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जहां से हमारा डिटेल टर्म शुरू होता है, हम यहीं से उठाते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, बाकी चीजें आपका होता है। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही पता चलता है, अब देखिए ऑब्जेक्ट, और हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक, अगली वर्ब है, आपको बता रहे हैं फाइनाइट वर्ब है हमारी, और एक क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना है, दोनों एक साथ हम बता रहे हैं, फाइनाइट क्रिया और नॉन फाइनाइट क्रिया, क्योंकि सबको अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। अभी क्योंकि वर्ब की हम काइंड्स का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम कहते हैं द वर्ब व्हिच मेक्स एग्रीमेंट with its subject is called finite verb।
मतलब ये निश्चित क्रिया है, समझ लीजिएगा। अभी आपको सिद्ध करते हैं कैसे निश्चित क्रिया है। और ये क्या है, अनिश्चित क्रिया। ठीक, अब देखिए ये आपको समझना है क्या है कि हमें कहा फाइनाइट वर्ब में अपने कर्ता के साथ वर्ब एग्रीमेंट करती है। मतलब जैसे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे यहां पर बॉय लिखा गया, ठीक है, तो यहां पर लिखा गया क्या, रीड, रीड्स हो गया। क्योंकि आपको बताया था नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस लगाते हैं, तो रीड है तो हमने यस लगा लिया। लेकिन दूसरा लिखा गया बॉयज, इसके बाद क्या लिखा गया, रीड। देखिए ये सिंगुलर था तो हमने वर्ब को सिंगुलर में चेंज किया, ये प्लूरल है हमने वर्ब को किस में चेंज किया, प्लूरल में। अर्थात जो इस रूल को फॉलो करती है, वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करती है, वो आपकी फाइनाइट क्रिया होगी। ठीक, और यहीं पर एक चीज और है, हम कहते हैं एक डेफिनेशन और, कहते हैं कि द वर्ब which changes its behavior according to its subject tense, according to its subject tense, नंबर, पर्सन, ठीक है, एंड जेंडर भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड क्या होगी आपकी फाइनाइट क्रिया। मतलब जहां जिस क्रिया में परिवर्तन होने के चांस रहते हैं वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब जैसे लिखा गया, मान लीजिए यहीं पर लिखा गया बॉयज, क्या हो गया, रेड्स हो गया। लेकिन यहीं पर हमने लिखा, देखिए टेंस चेंज हुआ, हमने लिखा बॉयज, बॉय रेड, बॉयज क्या लिखा गया, रेड, पास्ट टेंस हो गया आपका, क्योंकि दोनों का फॉर्म एक है। ठीक, अब जैसे यहीं पर लिखा जाता है क्या, बॉय प्लेज, ठीक, और यहीं पर अगला लिखा जाता है बॉयज, फिर क्या लिखा जाता है, प्लेड। पास्ट हो गया, पास्ट में देखिए यहां पर लिखा गया क्या, बॉयज प्ले, यहां पर लिखा गया क्या, बॉय प्लेड। देखिए जहां टेंस के अकॉर्डिंग टू परिवर्तन होगा वो क्रिया भी आपकी कौन सी क्रिया होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। तो इसके तहत हमारी जो मॉडल वर्ब्स को छोड़ करके बाकी सारी क्रियाएं अप्रोक्सीमेट, मतलब हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके या मॉडल वर्ब्स को छोड़ करके बाकी सारी क्रियाएं हमारी किसका वर्क करती है, फाइनाइट वर्ब का काम करती हैं। क्योंकि मॉडल्स जो होती है आदर्श क्रियाएं होती हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म, एक ही रूप में होता है, इसलिए उसमें हम परिवर्तन नहीं देखते हैं और वो आपकी अलग फॉर्म है वर्ब। ठीक, अब देखिए हम आते हैं किस पर, अनिश्चित क्रिया पर, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन समझिए नॉन फाइनाइट वर्ब की। सबसे पहले आपको हमने डेफिनेशन हमको बताना, हम कहते हैं द वर्ब which does not change its behavior according to subject tense etc, मतलब किसी के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो कौन सी क्रिया कहलाती है आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी गोज टू प्लक फ्लावर, पहला हो गया। हमने लिखा क्या, दे गो टू
pluck flower. I went to pluck flower. अब देखिए, यहां पर देखिए हमने सब्जेक्ट चेंज किया, इन क्रियाओं में परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या इसमें परिवर्तन हुआ क्या? और यही परिवर्तन नहीं हुआ, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अनिश्चित क्रिया है तो अनिश्चित, ध्यान दीजिएगा, लेकिन निश्चित फॉर्म में यूज होती है, हमेशा एक ही रूप में रहती है। लेकिन एक फाइनाइट वर्ब है जो कर्ता के अनुसार चेंज तो करती रहती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखती है, अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया हमारी सिंगुलर होगी, कर्ता हमारा प्लूरल है तो क्रिया हमारी क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। इसलिए इसे निश्चित क्रिया कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित, मतलब सिंगुलर के साथ भी एक रूप में और प्लूरल के साथ भी एक रूप में, इसलिए इसे अनिश्चित क्रिया कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन नोट करने के बाद आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हम लोग 3 क्रियाओं को पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट में हम लोग कितनी क्रियाओं को पढ़ेंगे? 3। ठीक। अब इसका मतलब जब अगली वीडियो आपको बनाई जाएगी तो इसके डिटेल को आप लोगों को पढ़ना रहेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके 3 प्रकार होते हैं, पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनिटिव। ठीक, इसको हम लोग इस टॉपिक को अगले अध्याय में ठीक से पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे लिखा गया, हियरिंग द नॉइज ही वेक अप, आपका हो गया पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म लगा करके बनता है पार्टिसिपल। यहां पर लिख दिया गया जैसे सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। और यहां पर लिख दिया गया जैसे हमने लिखा, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक, ये आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। तो इन टॉपिकों को, जैसे पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जेरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, इनका कहां पर यूज किया जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब के तहत आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप दिए गए टाइम के अनुसार पूछ सकते हैं, उसको अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना